Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Mojay Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 1st of June 2024. तो आज भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग अपने प्रीलिम्स प्लस मेंस की जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आज भी कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है। पहले एक बार देख लेते हैं कि वो आर्टिकल्स कौन कौन सा है। जो पहला आर्टिकल है कि हमारी जीडीपी में एक सर्ज हुआ है, मतलब एक इंक्रीज हुआ है ग्रोथ रेट में जीडीपी के। और वो क्या कितने का हुआ है? 8.2% से हुआ है। ये क्या है, इसका डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये एक चेन्नई की केस स्टडी है कि वहां पे टेम्परेचर किस तरीके से राइज कर रहा है और उसके चलते इश्यूज क्या क्या है। ठीक है। थर्ड है, इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है। उस पर बात करेंगे, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कम कैसे हुआ, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अप्रैल में हमारे कोर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का राइज हुआ है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स का राइज हर महीने की ये रिपोर्ट आती है। मेजर इशू ये नहीं है, हम लोग कोर सेक्टर पे ज्यादा करके बात करेंगे। और लास्ट आर्टिकल होगा जो कल अग्निबाण का लॉन्च हुआ है, अग्निकुल स्टार्टअप ने किया है। उससे रिलेटेड कुछ बात है कि उससे हमारे स्पेस सेक्टर को क्या फायदा हो सकता है। ठीक है। सो कमिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, GDP growth surged to 8.2% on manufacturing gains। GDP मतलब क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये दो तरह का होता है, एक रियल एक नॉमिनल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे रियल जीडीपी की बात हो रही है। जो हमारी रियल जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, इसका एक एस्टीमेट लगाया गया है। और ये एस्टीमेट है कि ये 8.2% से ग्रो कर सकती है। ठीक है। जो कि 2023 में 7% से हुआ था, यहाँ 1.2% का राइज शो हो रहा है। ये बात किसने कही है? एनएसओ ने कही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ 1.2% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 8.2% से अब हम लोग का जीडीपी ग्रो करेगा। पिछले साल से बढ़ा है जीडीपी। ठीक है। विच इज अ गुड सिंबल फॉर आवर इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे आप ग्राफ में देखेंगे तो 9.7 था, अब 7 हुआ था 2022 के बाद, क्योंकि यहाँ कोविड के टाइम पे निगेटिव हो गई थी जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ, फिर 7 हुआ, अभी 8.2 हो जाएगा इस साल। ठीक है। और जो नॉमिनल जीडीपी होगा उसमें ग्रोथ रेट होगा 6.2 9.6%। रियल जीडीपी में 8.2 और नॉमिनल में 9.6। ठीक है। यही है। अब आप सोचेंगे कि क्या आप मुझे ये 8.2 रियल 9.6 नॉमिनल ये याद करने की जरूरत है? जी नहीं, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ट्रेंड पे कि क्या ट्रेंड रहा है जीडीपी का लास्ट 10 सालों में, 5 सालों में। तो आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे ट्रेंड जो है ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। कोई कांस्टेंट ट्रेंड तो है नहीं। तो आप सीधे कहेंगे स्टेडली इंक्रीजिंग नो, स्टेडली डिक्रीजिंग नो। इसलिए आपको ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। ये डेटा बदलते रहता है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीके का डेटा आता है। एनएसओ का डेटा अभी आया है, तो ये एनएसओ की बात है। ठीक है। अब इसके इंक्रीज होने से यही फायदा है कि हमारे यहाँ मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और ये जो मेजर इसके पीछे का रीजन है कि ये क्यों बढ़ रहा है भाई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 9.9 से ग्रो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और ये एक हेल्दी मोमेंटम शो कर रहा है हमारी इकोनॉमी को। जैसे हमारा जीडीपी ग्रो होगा, जीडीपी ग्रो होगा तो ऑब्वियसली बाकी चीजें भी हमारी उसी लाइन में आगे बढ़ेंगी। यही इस आर्टिकल में मेजर बात थी। ठीक है। तो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन ट्रेंड वाला आता है कि स्टेडली इंक्रीजिंग है, स्टेडली डिक्रीजिंग है, तो आप सीधा कहेंगे कि स्टेडली इंक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं है जीडीपी ग्रोथ। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। ओके। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। हीट बेक्ड चेन्नई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर। हीट बेक्ड चेन्नई मतलब गर्मी से बेक हो चुका है चेन्नई, पक चुका है चेन्नई। वो एक इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। कैसे? ऐसे क्योंकि 2023 का जो साल था वो हॉटेस्ट ईयर था।
अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के अकॉर्डिंग वो अभी तक वर्ल्ड का हॉटेस्ट ईयर था। वर्ल्ड ने 1.45 डिग्री टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो चुका है, और हमारी लिमिट 1.5 है एज पर द वेरी सैलरी। तो हम लोग मात्र 0.05% से अपनी लिमिट से पीछे। एंड ऑल थैंक्स टू आवर ग्लोबल लीडर्स। इन लोगों के चलते डेवलप्ड कंट्री वेस्टर्न नेशंस जो एक टेबल पे आके इस चीज पे डिसीजन नहीं ले सकते, और उस चीज के चलते टेम्परेचर इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा। और खास करके शहरों में ये इशू ज्यादा इसलिए आ रहा है कि शहरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट काम कर रहा है। अर्बन हीट आइलैंड, अब ध्यान से देखो, वर्ड तोड़ना है यार। अगर ये पूरा एक लोकेलिटी, एक पूरा शहर ये है, ठीक है, इसमें जो उसका मेजर अर्बन इलाका है, वहां पे हीट का टेम्परेचर, वहां पे जो टेम्परेचर वो बाकी एरिया से 2 से 5 डिग्री ज्यादा, ठीक है। और यही एरिया जो है ये अर्बन हीट आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी इफेक्ट को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। ओके। यहाँ पे सेवरल डिग्रीज हाइयर देन सराउंडिंग रूरल एरिया, उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, रूरल एरियाज होंगे, वहां से ज्यादा वहां का अर्बन हीट हो जाएगा। और जो ये गर्मी होगी, इट विल बी इवन हॉटर एट नाइट बिकॉज ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। जो टार की रोड होती है, सीमेंट के बने हुए घर होते हैं, ये एक अर्बन बबल में फंसा के रख देते हैं हीट, तो वो escape ही नहीं कर पाता है। और ग्रीन स्पेसेस तो होते नहीं है ज्यादा करके शहरों में, इसके चलते और प्रॉब्लम होती है। बाकी लोग एसी और चलाते हैं, तो इसके चलते गर्मी बढ़ते ही जा, ठीक है। ये ये सारी चीजें मिलकर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को एक नया चेहरा दे देती। चेन्नई चेन्नई जो कि एक कोस्टल सिटी है, वो इससे बहुत गंदे तरीके से, ठीक है, ह्यूमिडिटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, और उसके चलते कूलिंग इफेक्ट कम हो जाते हैं। और इस चीज के चलते चेन्नई का जो अर्बन हीट आइलैंड में 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, कि मतलब अगर वहाँ के रूरल एरियाज में 40 डिग्री है, तो चेन्नई शहर में 42 44 डिग्री, 42 43 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। एंड विच इज अ इशू। क्यों? क्योंकि इंडिया में हीट वेव्स का जो डेफिनेशन है, उसके हिसाब से कोस्टल एरिया में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, और 4.5 डिग्री या 4.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उसको अर्बन हीट आइलैंड का टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं। और ये तो यहाँ चेन्नई में आराम से ब्रीच होता है। यही यहाँ का मेजर इशू है। अब देखो, ये चेन्नई की बात तो हो रही है, बट हम लोग इसको ऑल ओवर इंडिया या एक ग्लोबल फेनोमेनन मान के चलेंगे, क्योंकि चेन्नई की केस स्टडी है, बट ये इम्प्लीमेंट हर जगह पे, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ चेन्नई के प्रोस्पेक्टिव में नहीं सोचना है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग हर एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भारत ऐसा ऐसा देश है कि कोई छोटा सा देश तो है नहीं जहाँ पे एक प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया और पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो हर जगह पे एक रहेंगी, जो सॉल्यूशंस है उनका फ्रेमवर्क सेम रहेगा। छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स, माइक्रो डिटेल्स पे काम करना होता है, और इन माइक्रो डिटेल्स पे काम करने के लिए इंडिया का एक नेशनल एक्शन प्लान है, हीट एक्शन प्लान को लेकर। अलग अलग स्टेट्स इससे गाइड होकर अपना स्टेट का एक्शन प्लान बनाते हैं हीट के लिए। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे जहाँ पे ज्यादा इश्यूज हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेशनल प्लान्स भी बनते हैं। ये तीनों जगह पे ऐसी चीजें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, इन्फेंट्स है, एल्डरली है, वो और ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। मान लीजिए जिनके पास पैसे हैं वो एसी लगवा सकते हैं, वो कूलर लगा सकते हैं। उनका क्या है, जो एसी कूलर छोड़ो, जिनको खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, के बारे में भी तो हमें सोचना होगा। बूढ़े लोगों के बारे में भी तो सोचना होगा, हीट स्ट्रोक से कितनी सारी डेथ्स होती हैं। और इन सारी चीजों से बचने के लिए एनडीए में, जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बहुत सारे गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सकता है कि वर्किंग आवर्स कब से कब होना चाहिए, आउटडोर कंस्ट्रक्शन बंद करवाते हैं ये लोग,
टेम्पोररी सेंटर्स बिल्ड कराया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, रिहाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये सब किया जाता है। ठीक है, यही चीज वहां पे भी होती है। और चेन्नई में स्पेशली चेन्नई क्लाइमेट एक्शन प्लान आए। अब दिल्ली की गर्मी पे अगर बात होगी तो फिर आप कह दो कि इसी के ऑन द बेसिस ऑफ चेन्नई क्लाइमेट एक्शन प्लान, दिल्ली क्लाइमेट एक्शन प्लान शुड बी लॉन्च, मुंबई एक्शन प्लान शुड बी लॉन्च। ठीक है, वो किया गया था यहाँ पे। और क्या है कि बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल इश्यूज को एक में मिला के चीजों को देखा गया। क्योंकि अ, इस हीट इफेक्ट को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रीन कवर। तो यहाँ पे बात हुई कि भाई ग्रीन कवर तो बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को घटाना पड़ेगा, उससे क्या होगा, ग्रीन कवर बढ़ेगा और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन घटेगा, हेल्थ लोगों की ठीक होगी, वेलबींग लोगों की ठीक होगी, पेडेस्ट्रियंस को आराम मिलेगा, थोड़ा साइकिलिस्ट को आराम मिलेगा, जो वर्कर है वो धूप से बच सकते हैं पेड़ के पास आके। और यूएन हैबिटेट की देखिए बहुत अच्छा डेटा है। यूएन हैबिटेट के अकॉर्डिंग हर एक सिटीजन के घर के 400 मीटर के आसपास कोई एक ग्रीन स्पेस होना चाहिए। हर एक घर के 400 मीटर के आसपास एक ग्रीन स्पेस होना चाहिए। तो ये चीज आप किसी भी क्वेश्चन में कोट कर सकती हो। और चेन्नई ऐसा शहर था जहाँ पे ग्रीन कवर बहुत कम था। ये तो उसको भी वहां पे इंक्रीज कराने की बात हुई। 12% ही वहां पे ग्रीन कवर था, जबकि दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई इन सब पे 20% के आसपास था। और सिंगापुर जैसे शहर में 47% ग्रीन कवर। यूरोप के ज्यादातर शहरों में 30%। और ये ग्रीन कवर ना होने के चलते सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? ऑब्वियसली वीकर एंड वल्नरेबल लोग। ओके। और क्या प्रॉब्लम आती है इसके चलते? और प्रॉब्लम आती है एनर्जी की। एनर्जी की प्रॉब्लम कैसे आ रही है कि अब सब लोग गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन चला रहे हैं। एयर कंडीशन जो है वो पुराना है, उसके चलते एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। 50% तक राइज हो जा रहा है कंजम्पशन समर्स में। और उसका जो वेंट है बाहर में वो हीट को बढ़ा रहा है। इससे बचने के लिए एनर्जी इफिशिएंट एयर कंडीशनिंग को इम्प्लीमेंट करने की बात हुई। एनर्जी इफिशिएंट तरीके से ऐसे नया एयर कंडीशनर हो, पुराने नहीं, जो नए एयर कंडीशनर हो जो एनर्जी इफिशिएंट यूनिट पे चले, उनका फायदा होगा, ताकि पीक लोड को और कम किया जा सके, हीट आइलैंड को भी कम किया जा सके। ग्रीन कोड के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कराना, ग्रीन कोड्स के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना, वहाँ की वाटर बॉडीज पे काम करना, जो कि इलाके को थोड़ा ठंडा रख सके, और वहाँ की पानी की प्रॉब्लम भी थोड़ी सॉल्व। वेंटिलेटेड तरीके से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना, उनके मटेरियल को ग्रीन कोड के अकॉर्डिंग लेना। ओके। इससे हम लोग जो है अर्बन हीट आइलैंड के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। और इसके साथ और भी कुछ टेक्निक्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो है मियावाकी टेक्निक। इसकी भी मदद से आप कर सकते हो अर्बन, फिर नगर वन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और स्पॉन्ज सिटी, इससे आप पानी बचा सकते हो, इससे शहर भी थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को आप वो किया जा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज होगा तो जो एग्जॉस्ट निकलता है गाड़ियों से वो कम होगा। बिल्डिंग्स जो बनती हैं में उनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ताकि टेम्परेचर वहां पे का थोड़ा सा ठंडा रहे, ये किया जा सकता है। लोगों को वर्क फ्रॉम होम देना, ताकि वो हीट स्ट्रोक से बच सके। इन सारी चीजों को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो है ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट्स को आप लोगों को बिल्कुल ही नोट करके रख लेना है, अगर नोट करना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स आप सीधे सीधे मेंस में कोट करोगे, आपको एक्स्ट्रा एजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और ये है फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा, वो 5.6% हो गया है, कम हुआ है। और ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारा टैक्स मॉक बढ़ा है, टैक्सेशन हमारा इंक्रीज हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है, इसके चलते फिजिकल डेफिसिट बेहतर। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल डेफिसिट होता क्यों।
डेफिसिट क्या है? डेफिसिट मतलब हमारे पास अगर 100 रुपए हमारा इनकम, ठीक है, और 120 रुपए हमारा एक्सपेंडिचर, तो मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग -20 रुपीज में जा रहे हैं, क्योंकि ये 20 रुपए किसी से कर्ज तो लेना पड़ेगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इसको कर्ज कहते हैं। ये जो 20 रुपए है, ये हम लोगों को किसी से लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ग्रांट लेना पड़ेगा। और यही जो 20 रुपए है, इसी को डिफिसिट कहते हैं। ठीक। अब ये जो डिफिसिट है, अगर गवर्नमेंट के बजट में आ जाए तो इसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, कि गवर्नमेंट का जो टोटल बजट है उसमें गवर्नमेंट की कमाई कितनी हो रही है और गवर्नमेंट का खर्चा कितना हो रहा है। अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है, वहां पे ये फिजिकल डेफिसिट आता है। ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? अ काइंड ऑफ अ कर्ज ऑन गवर्नमेंट। और ये जो है वो कम हुआ है। कम होके कितना हो गया है? ये कम होके 5.6% हो। हमारी जीडीपी का 5.6% अभी हमारा फिजिकल डेफिसिट है। पहले 5.8 था, अभी 5.6 हुआ। और ये 5.6 क्यों हुआ है? हमारे टैक्स में इंक्रीज होने के चलते। हमारा टैक्स इंक्रीज हुआ है कितने से? एज पर सीएजी हमारा जो टैक्स है वो 101.2% बढ़ गया है। ठीक है। ये 101.2%, मतलब 1.2% हमारा जो गवर्नमेंट का टारगेट था उससे 1.2% ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, हमारा 0.2% फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हुआ। ओके। बस सिंपल सी बात यहाँ पे यही थी। अब मैंने आपको ये आर्टिकल क्यों बताया, इतनी छोटी सी बात बता दी। इसलिए बताया क्योंकि ये देखिए, जब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि फिजिकल डेफिसिट इंडिया का जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल डेफिसिट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जी नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। फिजिकल डेफिसिट इंडिया का कांस्टेंट है, वो भी नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा, आप लोग इसको सीधा रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ ही रहा है, कभी कभी घटा भी है बीच में, तो ये भी जरूरी नहीं है। टैक्स कलेक्शन कांस्टेंट है, ये भी गलत है। टैक्स कलेक्शन जो है रिड्यूस हो रहा है, ये भी गलत है। कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रेंड हमारे देश में नहीं देखा गया है इन तीनों चीजों को लेकर। ओके। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब इसमें बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, आपको इन डेटास को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन डेटा से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कहीं यूपीएससी नहीं पूछ लिया जाए। ठीक है। और अगर कहीं पे यूपीएससी ने इस तरीके का डेटा दिया है ना स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को सीधा गलत लो। वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल। अप्रैल में कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो राइज हुआ है 6.2% से, एज इलेक्ट्रिसिटी स्टील बाय, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और स्टील के कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ है। इसके चलते हमारा जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो 6.2% से राइज हुआ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में ना 8 इंडस्ट्रीज है, 8 इंडस्ट्रीज, जिनका अलग अलग वेट है, परसेंटेज है, उस अकॉर्डिंग उनको मेजर किया। सबसे पहला पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी है, जिसको 28.4%, 28.04% उनका वेटेज है। सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। ये 8 चीजें हैं, सॉरी, जो हमारे कोर सेक्टर को बनाती हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे बाकी सारी चीजों में इंक्रीज होता है। इनका हर जगह पे यूज है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई फैक्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। बिना पेट्रोलियम रिफाइनरी के चलेगी? मोस्टली नहीं चलेगी। इसलिए इनको मेजर माना जाता है। आपको के सर फर्टिलाइजर, क्योंकि हमारे देश में लगभग 55% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड, इसलिए फर्टिलाइजर को रख। अब यहाँ पे जो मेजर इंक्रीज आया है वो इलेक्ट्रिसिटी के चलते आया है और स्टील के चलते। अब आप देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है सेकंड नंबर पे है, स्टील जो है वो थर्ड नंबर पे, 19.85, 17.9। अब इन दोनों में इंक्रीज आएगा तो ओवरऑल इंक्रीज तो ज्यादा आ ही जाएगा ना। चीज यहाँ पे 6.2% से हमारा कोर सेक्टर बढ़ा है। अब हमें
इस आर्टिकल के डेटास को याद करने की जरूरत। एक बार उसका ब्रीफ हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, बट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ भी चुकी है, इन आठों इंडस्ट्रीज का नाम, इन आठों इंडस्ट्रीज का वेटेज का ऑर्डर, कि सबसे पहले पेट्रोलियम रिफाइनरी रिफाइनरी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है। ये हमें याद रखना ही होगा, क्योंकि एक बार यूपीएससी इस पे पीवाईक्यू पूछ चुकी है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, कि रिपीट होने के चांसेस भी बनते हैं। ओके, इसलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है। अब क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्टिलाइजर का आउटपुट स्लीड हुआ 0.8%, और ये सीमेंट का जो है ग्रोथ स्लो हुआ 0.6%। ये सब याद करना है बिल्कुल भी नहीं। ये कहीं नहीं पूछने जा रहा है। ये भी ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो आपको सीधे कहना है कि भाई, रेगुलरली कोई भी चीज इंक्रीज नहीं होती है भारत में, रेगुलरली कोई भी चीज भारत में डिक्रीज भी नहीं होती है। बढ़ते घटते रहने का हमारे यहाँ पे ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेडली इंक्रीजिंग स्टेडली डिक्रीजिंग सीधे कर। ठीक है, यही इस आर्टिकल की मेन बात है, और कोई भी बात यहाँ पे मेन नहीं हुई। अब हम लोग अपने लास्ट आर्टिकल पे आते हैं। क्या है? स्प्लैश बैक, प्राइवेट रॉकेट फ्लाइट हर्ल्ड प्रोटेक्ट प्रोस्पेक्ट मोर वैल्यूएबल देन कमर्शियल फर्स्ट। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये इस बारे में है कि कल अग्निकुल कॉस्मोस सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट अग्निबाण। अग्निकुल कॉस्मोस नाम का जो एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, उसने एक रॉकेट लॉन्च किया है। उसका नाम है अग्निबाण। वो कल किया था। ठीक है, और इसने जो ये जो हुआ है, अग्निबाण का जो लॉन्च हुआ है, ये एक बहुत भारत के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट ये प्राइवेट लॉन्च पैड से हुआ है लॉन्च, श्रीहरिकोटा से, जिसको अग्निकुल नहीं बनाया था। ओके, और ये जो मिसाइल जाएगी वो ये लो अर्थ ऑर्बिटर में जाएगी। ये जो रॉकेट जा रहा है वो लो अर्थ ऑर्बिटर तक जा रहा है। इससे फायदा ये है ना कि भारत ने पहली बार एक ये चीज को देखा है कि हमारे स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स इंटर कर रहे हैं। अब जब हमारे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स इंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये भी स्कोप अब हमारे लिए खुलेगा, और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए, इस आर्टिकल पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि ये वहाँ पे फालतू की क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा है, कहाँ पे कैसे क्या हो। हम लोग इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश। प्राइवेट सेक्टर घुसा है लॉन्च में, तो इससे फायदा क्या हो? जो गवर्नमेंट सेक्टर है, मतलब हमारा इसरो, वो सिर्फ रेगुलेशन करेगा और R&D पे फोकस करेगी। ठीक है, वो लॉन्च वॉन्च से थोड़ा सा डिस्टेंस अगर अपना बना भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो बड़े काम को देखें, लॉन्च जो है वो प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती है, जैसे यूएसए में स्पेस एक्स। तो वैसे ही अब मान लीजिए अग्निकुल भी आगे बढ़ जाए, हम विदेशों का रॉकेट लॉन्च कराए अग्निकुल, दैट विल बी अ ग्रेट मूवमेंट फॉर इंडिया। हमारा प्राइवेट सेक्टर और ग्रो करेगा, जॉब जनरेशन होगी, हमारा फिजिकल डिफिसिट कम होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा सॉफ्ट पावर इसके चलते बढ़ेगा, हमारा स्पेस पावर इसके चलते बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? ये सारे फायदे इसके चलते हैं। और क्या है, इसका जो इंजन था ना, वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन था। मतलब अब हम लोग क्रायोजेनिक इंजन को फुल्ली प्राइवेट सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें और ज्यादा काम करके हम लोग इसको और बेहतरीन बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का दिमाग लगेगा, R&D इसमें और ज्यादा होगी, तो इसकी इफिशियंसी को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। PSLV हो, या अब हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी है, उस पर भी ये लोग काम कर सकते हैं। उससे कॉस्ट और कट होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, स्पेस डिब्रिस का भी प्रॉब्लम कम होगा। ठीक है, और स्मॉल सैटेलाइट्स जो है, जो लोअर
ऑर्बिटर में लेके जानी है, वो हम लोग एसएसएलवीज की मदद से भी लेके जा सकते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। पीएसएलवीज तो हमारे हैं। और जो बड़े मिसाइल लॉन्च करने हैं उनके लिए हमारे पास जीएसएलवीज हैं। तो ये सारे इसके फायदे हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें और क्या मेन बात लिखी है कि अग्निकुल को एड्रेस करना होगा, कम्युनिकेशन पैरामीटर। मतलब ये इधर उधर की बातें ही इन्होंने मेजर लिखी हुई है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन कैसे क्या होगा, जो हमारे काम की बहुत ज्यादा है। हमारे काम की जो बात थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है। तो अब आपको बस यही चीज ध्यान पे रखनी है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मेंस में आएगा, तो ये बातें लिखनी है। अगर प्रीलिम्स में आता है कि अग्निबाण क्या है, तो अग्निबाण जो है वो फर्स्ट प्राइवेटली लॉन्च्ड रॉकेट है। ठीक है, जिसको अग्निकुल कॉस्मोस नाम की इंडियन स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया है। कहाँ से हुआ है? श्रीहरिकोटा से हुआ है। और धनुष नाम का लॉन्चिंग पैड है, जो इन्हीं का प्राइवेटली ओन्ड लॉन्चिंग पैड है, वहां से हुआ है। श्रीहरिकोटा का है, आंध्र प्रदेश में है, कोस्टल रीजन पे है। बस यही बात आपको प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से याद रखनी है। और कैसा है इंजन इसका, कैसा था? तो इंजन इसका सेमी क्रायोजेनिक। ओके। बस प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से ये बातें हो गई, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पहले वाली बात का डिस्कशन। ओके। तो आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स हैं। ओके। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब मंडे को आपसे फिर मिलूंगा, मंडे के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को लेके। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।